हेलो गाइज, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बनाते हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को और भी आसान। तो गाइज, अब तक हमने क्या देख लिया था? अब हम पढ़ रहे थे फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हमने 6 टाइप के फोर्सेस देखे थे, कैसे कैसे काम करते हैं और उनको एक एक करके हमने एलिमिनेट कराया था। और फिर लास्ट में हमने क्या देखा था? नेवियर स्टोक्स इक्वेशन एंड यूलर इक्वेशन। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से आपको पढ़ना है और ध्यान से पूरी वीडियो को देखनी है। तो चलिए करते हैं बिना देरी के शुरुआत। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन होती क्या है और ये कैसे काम करती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बर्नौली इक्वेशन क्या है। ये एक यूलर इक्वेशन का ही इंटीग्रेटेड रूप है। यानी कि जब आप यूलर इक्वेशन को डिराइव करते हैं और फिर उसका इंटीग्रेटेड पार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? बर्नौली इक्वेशन। यानी कि नया कुछ नहीं है, वही पुरानी बातें हैं। लेकिन आपको ये मान लीजिए कि अब फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर असली पार्ट चालू हो गया। बहुत बड़े एप्लीकेशन है इसका और बहुत काम की इक्वेशन है, खूब नंबर देके जाएगी और सीखने में भी इसको बहुत कुछ मिलेगा कि ऐसा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फ्लूइड डायनेमिक्स चालू करते ही हमने 6 फोर्स पढ़े थे। 6 फोर्स कौन कौन से पढ़े थे? प्रेशर पढ़ा था, ग्रेविटी पढ़ी थी, सरफेस टेंशन पढ़ा था, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल पढ़ा था, टर्बुलेंस पढ़ा था और विस्कस पढ़ा था। फिर हम क्या कर रहे थे? उनको वन बाय वन अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको एलिमिनेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? हमने इसको क्या माना? इसमें माना हमने कि हमारा फ्लूइड कैसा है? आइडियल, इनकंप्रेसिबल, और हमारा जो फ्लो है वो कैसा है? स्टडी। ठीक है, ये 3 चीजें हमने मान के चली। यानी कि अब अगर आपको बर्नौली इक्वेशन लगानी है, ध्यान से सुनना, बर्नौली इक्वेशन लगानी है तो ये आपकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक को भी अगर अगला छुपा लेगा तो आप वहां पे बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि आपको इन तीनों की ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप बर्नौली इक्वेशन लगा पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है, ये क्या चीज बनाई है मैंने? ये कुछ देखी देखी सी चीज लग रही है। क्या चीज लग रही है? ये चीज लग रही है हमको एक स्ट्रीम लाइन। ये हमको क्या लग रही है? एक स्ट्रीम लाइन। कहाँ पढ़ी थी? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। कहाँ? फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हमारा फ्लो है वो इसी के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या मान लिया? इसके ऊपर एक एलिमेंट मान लिया और उस एलिमेंट दिखता है हमको कुछ ऐसा। ये एलिमेंट हमको दिखता है कैसा? ऐसा, जिसकी लेंथ कितनी है? ds, जिसका एरिया हमने क्या मान लिया? dA। बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है। अब इसके ऊपर फोर्स काम कर रहे होंगे। कौन कौन से फोर्स? एक तो प्रेशर फोर्स, दूसरा ग्रेविटी फोर्स। बाकी को हमने क्या कर दिया? बाकी को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये लग रहा है P लग रहा है। फोर्स निकालूंगा तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स निकला तो P dA। ठीक है, इधर गया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा P प्लस dP। ये तो आप भी सोच सकते हैं, P प्लस dP, और ये क्या हुआ? dA। फोर्स लिखना है तो dA इंटू मल्टीप्लाई में हो गया। अब dP पॉजिटिव भी हो सकता है, dP नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि प्रेशर आगे जाने पे बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा, तो आपका dP अकॉर्डिंग टू चेंज हो सकता है। और यहाँ पे अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि dP अपॉन ds इंटू ds वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ds के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई अलग अलग डायमेंशन नहीं है, जैसे XYZ अगर वो होती तो हम उसको वैसे ही लिखते, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक फोर्स क्या हुआ हमारा? वो कौन सा फोर्स हुआ? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स हुआ तो इसका वेट कितना है? अगर इसका मैं वेट लिखूं इस एलिमेंट का
तो वो वेट कितना होगा, रो डी ए इंटू डी एस। ठीक है, ये तो इसका क्या हुआ, वेट हुआ, क्या ये मास हुआ, वेट हुआ ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है, ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, उस टेंजेंट वो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, और उसके साथ ये एंगल ऐसा दिखेगा। ये हमारी ग्रेविटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो ये थीटा के इधर कंपोनेंट होगा cos थीटा, इधर कंपोनेंट होगा कौन सा, sin थीटा। तो ये वाला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम तो ds के अलोंग क्या कर रहे हैं, अपनी एनालिसिस कर रहे हैं। ds के अलोंग हम क्या लिख रहे हैं, F बराबर ma इन स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन। ठीक है, ये लिख रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, इधर cos थीटा बना, तो ये क्या बना, इधर वाला कंपोनेंट में अगर लिखूं तो वो बन गया रो डी ए डी एस कोस थीटा और जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो लिखो, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डीपी, क्या लिखा जाएगा, पी डी ए। ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में लिखेंगे तो P प्लस dp इंटू डी ए, और ये भी क्या है, नेगेटिव में है, तो क्या हो गया, रो डी ए, साथ साथ बोलते जाओ लिखते जाओ, डी एस कोस थीटा इंटू जी इज इक्वल टू एम। एम क्या होगा, रो डी ए डी एस, रो इंटू वी, और ए एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे क्या है, पी डी ए माइनस पी डी ए माइनस डीपी डी ए माइनस रो जी डी ए डी एस कोस थीटा। ठीक है, और रो डी ए डी एस, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी डीवी अपॉन डी एस प्लस डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखो, अब ये देखो कि हमारे पास ये वाली लाइन थी, ये ग्रेविटी क्या बना, ये क्या बना रही थी, थीटा एंगल। अगर इसको आप ऊपर करके यहाँ पे बना दो पैरेलल, तो ये भी तो क्या होगा, थीटा एंगल ही होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, ये क्या था, डीएस था। ठीक है, अब इसको मिटा दो, ये थीटा एंगल होगा, और ये 90 एंगल है। ये क्या है, ये कुछ है क्या, ये कुछ है, क्या है, डीजेड। डीजेड क्या होगा, डीजेड होगा हमारा वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट मतलब कि हमारे पास ये स्ट्रीम लाइन हमारी ऐसे जा रही है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, यानी कि ये हमारी डेटम एक्सिस है, इससे हम हाइट ले रहे हैं, वो क्या होगा, वो हमारी हाइट होगी क्या, डीजेड। अभी आपको जब डेरिवेशन होगा तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमको इस हाइट की जरूरत क्यों पड़ी। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये इसकी यहाँ से हाइट है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे कोस थीटा लगाएंगे, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एस, और डी जेड को आप क्या लिख सकते हैं, डी एस कोस थीटा, डी एस कोस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, डी जेड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पी डी ए कैंसिल हुआ, यहाँ पे डी ए कॉमन है, डी ए कॉमन है, डी ए कॉमन है, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस डीपी बचा, माइनस रो जी डी जेड इज इक्वल टू रो डी एस वी डीवी अपॉन डी एस, और v अपॉन डीवी अपॉन डी टी भी जीरो हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा फ्लो कैसा है, हमारा फ्लो है स्टडी, और हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था स्टडी फ्लो के केस में हमारे पास dv अपॉन dt क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ds से ds कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इनको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, रो v dv प्लस रो g dz प्लस dp, यही बचेगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, रो जी से सबको डिवाइड कर दो, तो dp अपॉन रो जी प्लस dz प्लस रो v dv अपॉन रो जी इज इक्वल टू जीरो। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब ये रो और ये रो सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास v dv अपॉन g बचेगा। ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज है आपकी यूलर इक्वेशन फॉर स्टडी फ्लो। यूलर इक्वेशन फॉर स्टडी फ्लो
पर यूनिट वेट। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब मैंने शुरू में क्या बोला था, बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौली इक्वेशन इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका? आपकी इसी का, यूलर इक्वेशन का। तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन जब आप इसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, तो पी डीपी का इंटीग्रेशन हुआ पी अपॉन रो जी, प्लस डीजेड का इंटीग्रेशन जेड, प्लस v का क्या हुआ, v dv का v स्क्वायर बाई 2, और नीचे g है इक्वल टू 0। ये क्या है? ये है आपकी बर्नौली इक्वेशन। ये क्या है आपकी बर्नौली इक्वेशन, जिसकी आपको कई देर से तलाश थी, वो चीज आपके पास निकल के आ गई। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन है क्या? P अपॉन रो जी प्लस जेड अपॉन वी स्क्वायर बाई 2g। अगर ये इक्वेशन आपको याद है, आप बहुत कुछ करके ले जाओगे, बहुत कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल गया। ये क्या किया हमने, यूलर इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया, तो हमको क्या मिल गई? बर्नौली इक्वेशन। अब ये क्या है, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मीटर, इसकी यूनिट क्या है? मीटर, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, अब P क्या है? P प्रेशर है, रो क्या है? रो डेंसिटी है, G ग्रेविटी है, जेड क्या है? हाइट है, किससे? डेटम से। वी स्क्वायर क्या है? वेलोसिटी है, और जी क्या है? आपका ग्रेविटी। अब आपको कोई बोले P अपॉन रो जी, तो इसको एनर्जी नहीं बोला जाता, ये बेसिकली है क्या? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीनों का सम है। किसी भी पॉइंट पे आप एनर्जी का सम कर दो, दूसरे पॉइंट पे एनर्जी का सम लगा दो, आपको ये करना आता है। ये चीज क्या है? ये एनर्जी कंजर्वेशन है। नाम है बर्नौली इक्वेशन, लगाया क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। नाम है बर्नौली इक्वेशन, लगाया क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। नाम है बर्नौली इक्वेशन, लगाया क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? काइनेमेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और आपकी प्रेशर एनर्जी। फ्लूइड है तो प्रेशर लग रहा है, इसलिए प्रेशर एनर्जी भी जोड़ दी, है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ पे इनको एनर्जी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे इनको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी यूनिट किस में है? एनर्जी होते हुए भी इसकी यूनिट किस में है? मीटर में है। इसको क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक हेड। इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर हेड। यानी कि प्रेशर हेड, काइनेमेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, ये तीन नाम सुनते ही जहां भी हेड लगा हो, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी यूनिट किसमें होगी? मीटर में होगी। यानी कि हमको दे रखी है एनर्जी, बातें किसमें कर रहा है? मीटर में, हेड की टर्म में। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनको हेड क्यों बोलते हैं, प्रेशर हेड क्यों बोलते हैं, काइनेमेटिक हेड क्यों बोलते हैं, पोटेंशियल हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी होते हुए भी यूनिट किसमें है? मीटर में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। अभी इसका एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम तरीका देखते हैं कि कैसे हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आती है, तो इतना नोट करो। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन पढ़ी थी, एस एफ ई ई। नाम सुना होगा, नाम याद है? एस एफ ई ई, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था H1 प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2g प्लस जी जेड वन। ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या था? H2 प्लस वी टू स्क्वायर बाई 2g प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या था? क्यू भी था। ठीक है, ये वाली इक्वेशन सबको याद है? याद नहीं है तो याद कर लो। H1 प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2g प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इक्वल टू H2 प्लस वी टू स्क्वायर बाई 2g प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये एनर्जी इक्वेशन किसके लिए थी? हमारे स्टडी फ्लो के लिए थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास हम क्या कर रहे हैं? हम सिस्टम ले रहे हैं, उसके ऊपर बाहर से कोई वर्क कर रहे हैं क्या? उससे कोई हीट ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। उससे हम कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे, ना उससे हमको कोई वर्क मिल रहा, ना उसको हम एनर्जी ले रहे हैं, ना उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो ये दोनों टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर क्या नहीं कर रहे हैं? कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास ये टर्म्स बच गई। अब आप H1 को क्या लिखते थे? H1 को लिखते थे P प्लस
U इंटरनल एनर्जी प्लस P V नॉट, ये लिखते थे। ठीक है, ये लिखते थे तो यहाँ पे लिखो U1 प्लस P V नॉट, ठीक है, प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस GZ1 इज इक्वल टू H2, H2 को किस में बदलोगे, U2 प्लस P V नॉट या V2 मान लो, V2 लिख लो, प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, ये V2 और ये V2 सेम होंगे क्या, एक वेलोसिटी है और एक वॉल्यूम है, सेम मत कर देना, Z2। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे अजम्पशन लेंगे कि हम कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। कोई टेम्परेचर में चेंज किया था क्या, पीछे अभी हमने बर्नौली का डिराइव किया था, हमने कोई टेम्परेचर की बात करी थी क्या, नहीं करी थी। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बराबर हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बना, पी वी नोट प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस, अब धीरे धीरे लोगों को सुगंध आना चालू हो गई है किसकी, हमारी बर्नौली इक्वेशन की। ठीक है, GZ2, G को नीचे ले आओ, G को नीचे लाओगे तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे G नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, G आ जाएगा और यहाँ पे भी G आएगा, यहाँ पे भी G आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, PH1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बना, ये V नोट है। अभी हमने पीछे देखा था कि हमारा जो इक्वेशन चल रही थी वो हम किसके लिए ले रहे थे, पर यूनिट वेट के लिए। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं रो इज इक्वल टू M अपॉन V, M अपॉन V होता है। ठीक है, अब पर यूनिट वेट यानी कि M कितना है, 1 है, तो इसको 1 बाई वी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाई वी लिखो रो को, अब रो इधर गया तो 1 बाई रो और V, अब V इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 बाई रो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, V को क्या लिख सकता हूँ, P 1 बाई रो और रो ये बन गया रो G प्लस V स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, या V1 लिख दो प्लस Z1 इज इक्वल टू V2, ये भी वो क्या है, मास 1 है तो इसको भी 1 बाई रो लिख सकते हो, इनकम्प्रेसिबल है तो रो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, P बाई रो G, P2 लिख दो, P2 लिख लो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ठीक है, E आ रही है बात समझ में, ये क्या बन गई हमारे पास, फिर से क्या आ गई, बर्नौली इक्वेशन। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हमने किससे भी निकाल लिया। अब ये क्या थी, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन था ना, स्टडी फ्लो एनर्जी कंजर्वेशन था ना, लेकिन उससे भी हमारा क्या आ रहा है, बर्नौली इक्वेशन आ रही है। कैसे आ रही है, इस बार 5 चीजें हैं, पहले भी 5 थी लेकिन इस बार 2 और लिख दी मैंने। क्या था, आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, स्टडी, एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हैं और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये 5 चीजें हैं इसके अंदर। पहले क्या लगाया, एनर्जी इक्वेशन लगाई, दोनों तरफ एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था एनर्जी का कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का कंजर्वेशन किया, एक्सटर्नल वर्क नहीं किया तो ये दोनों जीरो, और टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज नहीं हुई, ये भी कैंसिल हो गई। वॉल्यूम क्या था, पर यूनिट वेट था, ये हमारी सारी चीजें क्या है, पर यूनिट वेट में है, पर यूनिट वेट में है तो हमारा क्या बन गया, P अपॉन रो जी, P1 अपॉन रो जी अपॉन V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी, और इनकी भी सभी की यूनिट किस में है, मीटर में है, यानी कि ये भी सारी क्या है, पोटेंशियल हेड, काइनेमेटिक हेड और हमारा प्रेशर हेड। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक चीज और अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और आती है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी। P2 टू क्या है, 1 एक पॉइंट है, 2 दूसरा पॉइंट है, Z2 प्लस HL। अब मैंने एक चीज नहीं लिख दी यहाँ पे, HL, HL क्या है, HL क्या है, हेड लॉस, इसका भी यूनिट मीटर में है, हेड लॉस। हेड लॉस का मतलब क्या है कि जब आपका ये पॉइंट था, आपका ये पॉइंट था और आपका ये पॉइंट था,
अब यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है तो वो किसी इक्विपमेंट के थ्रू जा रहा होगा, या तो पाइप के थ्रू जा रहा होगा, या फिर और कुछ चीजें उसके अंदर लगी हो, किसी न किसी चीज से तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट जैसे ही करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, पाइप के कारण हो गया, पाइप के अंदर मोड़ आ गया उसके कारण हो गया। अगर नदी पहाड़ पे भी आ रही है नीचे तो वाटर और जो आपकी रॉक की सरफेस है उसके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, उससे भी एनर्जी का लॉस होगा। तो आप क्या देखेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी, बैलेंस नहीं हो पाएगी क्योंकि इधर एनर्जी ज्यादा थी, इधर कम थी, इधर कम थी तो हमको क्या करना पड़ा, एक टर्म और जो हमारा लॉस हो गया था उसको ऐड करना पड़ा। नहीं समझ में आया, अभी आएगा। आपके पास क्या थे, 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए थे, आप बाजार गए, आप बाजार गए, आपने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, वापस घर आ गए, आपकी जेब में कितने पैसे बचे, 100 रुपए बचे। दूसरे दिन आप 100 रुपए लेके गए, 80 रुपए आपके पास बचे, 20 रुपए गिर गए, 20 रुपए गिर गए, वापस घर आए, पापा ने बोला पैसे, तो आपने क्या किया, 20 रुपए खुद से ऐड करने पड़े, क्योंकि पापा को तो क्या देने थे, 100 रुपए देने थे। अब 20 रुपए का आपने लॉस किया, यानी आपने खा लिए, पी लिए, गिरा दिए, कुछ भी कर दिए, लेकिन आपने 20 का लॉस कर लिया। 20 का लॉस कर लिया तो उस लॉस की भरपाई के लिए आप उसको, पापा को तो पूरे 100 देने हैं, जाके 100 देने हैं, तो आपने 20 क्या किया, खुद से ऐड किया। तो वही काम हमने क्या किया, यहाँ पे 100 थे, ये 80 बचा, 20 का लॉस हो गया तो हमने उसमें 20 और जोड़ा, और फिर हमने क्या बोला कि अब ये दोनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं। आ रही है बात समझ में। अब यहां से अगर आप इस चीज को फील कर पाओ तो एक चीज और नई आपको समझ में आ रही होगी, और वो चीज ये है, वो चीज क्या है, अक्सर हमको छोटी क्लास में क्या पूछते थे लोग, हमको पूछते थे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे क्यों जाता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे क्यों जाता है। अब आप एक बात चीज समझ लीजिए, पानी ऊपर से नीचे नहीं जाता है, पानी ऊपर से नीचे नहीं जाता, पानी नीचे से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन किस केस में, उस केस में कि जब आपकी नीचे की एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और ऊपर की एनर्जी कम हो जाए। पानी ऊपर से नीचे नहीं जाता है, पानी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है। जहां पे हाई एनर्जी है और जहां पे लो एनर्जी है उस तरफ कौन जाएगा, आपका पानी जाएगा। अब आपको चीज क्लियर हो रही होगी कि हमारा जो वाटर है वो कभी भी हाइट के हिसाब से नहीं चलता, वो हमेशा एनर्जी के हिसाब से चलता है। वो हमेशा किसके हिसाब से चलता है, एनर्जी के हिसाब से। पानी हमेशा ऊपर से नीचे नहीं जाता है, पानी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये आपकी पहाड़ी की, आपका पहाड़ है या फिर बोलूं रॉक है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट है, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, यहाँ की एनर्जी कम आएगी और यहाँ की एनर्जी ज्यादा आएगी, इसलिए आपका पानी ऊपर से नीचे जाता है। जब आप मोटर लगा देते हो यहाँ पे, जब यहाँ पे मोटर लगा देते हो तो आप इसकी एनर्जी क्या कर देते हो, एक्सटर्नल वर्क से एनर्जी बढ़ा देते हो, और एनर्जी बढ़ा देते हो तो जैसे एनर्जी बढ़ाते हो आपका पानी नीचे से ऊपर जाने लग जाता है। आई बात समझ में, आपका पानी क्या करता है, नीचे से ऊपर जाने लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए कि आपका जो इतने दिन से जो ड्रामा चल रहा था, पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, नीचे क्यों आता है, नीचे क्यों आता है, वो ड्रामा पानी का नहीं था, वो ड्रामा एनर्जी का था। वो ड्रामा किसका था, एनर्जी का था, कि एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे एनर्जी कम है, इसलिए वो आपका ऊपर से नीचे जाता था। आ रही है बात समझ में। और भी इसके एप्लीकेशन, अभी तो और मजेदार मजेदार एप्लीकेशन आएंगे। तो ये था आपका पहला, जो रियल लाइफ में हमको काफी दिनों से इससे चिढ़ाया गया था कि आपको ये नहीं पता पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, तो उसका कारण ये था। तो ये आपकी एनर्जी, इसको आपको बैलेंस करना है। ये आपका हेड लॉस हो गया, क्योंकि जो हेड लॉस हो गया उसको आपको भरपाई करनी पड़ेगी, तभी आप इन दोनों चीजों को इक्वल बोल सकते हो। यहाँ पे हमने ऐसा केस माना था कि हमारा कोई लॉस नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में लॉस होना ही है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ लॉस तो होके रहेगा, फ्रिक्शन लॉस और भी काफी लॉस होंगे, लेकिन जो मेन फ्रिक्शन लॉस है वो तो होना ही होना है। और भी काफी लॉस होंगे, वो लॉस भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो अभी तो बहुत कुछ बचा है। तो
आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आपको भी ज्यादा बर्डन ना हो। पहले इन दोनों चीजों को आप सीख के आओ, बर्नौली इक्वेशन को बढ़िया से सीखो, उसकी फील लो और भी पढ़ो किताब से इधर से उधर से, और अगले वीडियो में हम करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन और हो सके तो उसके एप्लीकेशन के ऊपर भी जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।